नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 4 अगस्त 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम राइट टू रिपेयर एंड राइट टू रिमेंबर वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे आर्टिकल डिस्कस करेंगे ट्रिब्यून का सिविक सेंस एंड सिविलाइजेशन से संबंधित। और तीसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया में डेमोक्रेसी मैग्ना कार्टा से भी पुरानी है। तीनों आर्टिकल्स हम डिस्कस करें उससे पहले देखो एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। मेरी ना उन लोगों से बात हुई सैटरडे को जो देखो 2026 में एग्ज़ाम देंगे। आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 2026 में एग्ज़ाम दोगे। खास करके ऐसे लोग जो पहले अटैम्प्ट ले चुके हैं, इस बार उनका किसी कारणवश से प्री क्लियर नहीं हो पाया। तो ज़्यादातर लोगों ने मुझे बोला सर मोटिवेशन कम हो रहा है, एग्ज़ाम दूर है। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके पास में यही टाइम जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे बच्चे हर साल ना यही टाइम वेस्ट कर देते हैं। ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4-5 महीने वो ख़राब कर देते हैं। पूरी शिद्दत के साथ, पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ नहीं पढ़ पाते। फिर जनवरी आते ही प्री की टेंशन होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मेंस की तैयारी तो अच्छे से हुई नहीं ना। तो ये जो 4-5 महीने हैं ना, किसी भी सूरत में यही डिफरेंस क्रिएट करेंगे, यही तय करेंगे कि अगले अटेम्प्ट में 2026 में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि देखो अगली बार आपने प्री क्लियर कर भी दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपका मेंस तैयार ही नहीं है। तो आने वाले जो 4-5 महीने हैं ना, आप ऐसे पढ़ो कि बस किसी भी सूरत में, कायदे से तो देखो आपको ऐसे मान के पढ़ना चाहिए था कि अगस्त में ही एग्ज़ाम है। जो 2025 वाले मेंस देंगे ना, उसी के साथ आप मेंस लिखते घर बैठ के। लेकिन अभी टाइम वेस्ट हुआ है तो कोई बात नहीं, अभी भी संभलने का टाइम है। आप दिसंबर तक किसी भी प्रकार से देखो अपना मेंस जो है वो पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। ऑप्शनल के छोटे नोट्स बना लीजिए, थोड़ी आंसर राइटिंग कर लीजिए और ऐसे तैयारी कीजिए, टेम्पलेट वगैरह बना के रख लीजिए आंसर के, कि एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में ही है। समझे? तो बाद में देखो पछताने से और कुछ नहीं होगा। अभी तो टाइम है। कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन अभी तक खेत चुगा नहीं है तो बचा सकते हो अभी तक आप। लेकिन 2-3 महीने और ख़राब कर दिए ना, फिर कुछ नहीं बचेगा। तो अच्छे से पढ़िए भाई। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल राइट टू रिपेयर के अंदर राइट टू रिमेंबर भी आना चाहिए। क्या मतलब है इस चीज़ का, डिस्कस करेंगे। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले बेसिक्स की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं राइट टू रिपेयर, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब देखो ये है, जब आप कोई गैजेट खरीदते हो ना, आपने मोबाइल खरीदा, लैपटॉप खरीदा, फ़ोन, वॉशिंग मशीन, कुछ भी, तो उसका डिज़ाइन ना ऐसा होना चाहिए कि जब वो गैजेट ख़राब हो जाए तो आप उसे ना ठीक करवा सको। या तो खुद से ठीक कर सको या फिर ईजिली मार्केट में जाके उसे ठीक करवा सको। ना कि आपको मजबूर होना पड़े नया प्रोडक्ट परचेज करने के लिए कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट तो ख़राब हो गया, रिपेयर हो नहीं सकता, तो मजबूरी में अब मुझे नया प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको ना मजबूरी में सिर्फ कंपनी के ऑथराइज्ड सेंटर पर जाना पड़े उस गैजेट को, उस प्रोडक्ट को ठीक करवाने के लिए। नहीं, ईजिली ठीक होना चाहिए। आजकल ये कंपनीज वाले ना बहुत चालाक हो गए हैं। ये एक तो देखो प्रोडक्ट को ना इस प्रकार से, पार्ट्स को इस प्रकार से चिपका देते हैं कि वो ओपन नहीं होता, टूट जाता है। कई बार ऐसे स्क्रूज का इस्तेमाल किया जाता है जो इस कंपनी के पास में मिलते हैं, जो कंपनी के जो औजार हैं सिर्फ वही उन स्क्रूज को खोल पाते हैं, बाकी लोग नहीं खोल पाते। तो मजबूरी में उसी कंपनी के ऑथराइज सेंटर में जाना पड़ता है, जो कि गलत है। यह राइट टू रिपेयर के अगेंस्ट है। राइट टू रिपेयर की मांग जो है वो इंडिया समेत यूरोप, अमेरिका, हर जगह चल रही है काफ़ी दिनों से। इवन यूरोपियन यूनियन ने ना इस चीज़ पे एक कानून भी बना दिया। यूरोपियन यूनियन ने जो कानून बनाया उसके अनुसार कंपनीज को स्पेयर पार्ट्स देने पड़ेंगे और रिपेयर करने का जो मैनुअल है वो देना ही पड़ेगा, छुपाया नहीं जा सकता। कंपनी को रिपेयर करने का मैनुअल देना पड़ेगा, स्पेयर पार्ट्स भी देने पड़ेंगे। यूएस में भी एप्पल जैसी कंपनीज को ना प्रेशर में आके रिपेयर के लिए अब मैनुअल जो हैं वो देने पड़े हैं। तो ये मैंने आपको ना कुछ बेसिक्स क्लियर कर दिए। अब कंटेक्स्ट की बात करते हैं। इंडिया में भी ना मई 2025 में एक रिपोर्ट एक्सेप्ट हुई है जिसमें यह कहा गया है कि फोन और अप्लायंसेस को ना रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स बनाना होगा। रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स मतलब कितना इजीली जो प्रोडक्ट है वो खुल जाता है,
स्पेयर पार्ट्स कितने ईजिली अवेलेबल हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट कितना ईजिली हो जाता है। तो ये सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हर एक फोन और अप्लायंस को अपना रिपेरेबिलिटी इंडेक्स बनाना होगा। सरकार चाहती है कि प्रोडक्ट्स रिपेयर ज़्यादा हों। इवन जो नई ई वेस्ट पॉलिसी आई है ना, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पॉलिसी, इवन देखो उसमें भी ना वो लोग, उसमें भी ये लिखा गया है, वो लोग जो फॉर्मल रिसाइकलिंग करते हैं ना, मतलब सरकार से लाइसेंस मिला हुआ है ऑफिशियल ढंग से रिसाइकलिंग करने का, तो उनको मिनिमम पेमेंट देने का जो प्रोविजन है वो किया गया है नई ई वेस्ट पॉलिसी में। समझ गए? तो ये दो चीजें देखिए, एक तो मई 2025 में क्या हुआ, नई पॉलिसी एक्सेप्ट हो गई। नई पॉलिसी मतलब रिपेरेबिलिटी इंडेक्स देना होगा सभी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर एंड अप्लायंस मैन्युफैक्चरर को। दूसरी चीज, हाल ही में ई वेस्ट पॉलिसी आई थी, तो उसमें भी सरकार ने प्रोविजन किया कि जो जिनको लाइसेंस मिला हुआ है, जो रिसाइकलिंग करते हैं, उनको भी मिनिमम पेमेंट देनी होगी। तो दो स्टेप्स सरकार के काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे ना अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट आता है, जो आर्टिकल का नाम भी है, राइट टू रिपेयर के अंदर राइट टू रिमेंबर भी होना चाहिए। क्या मतलब है इस चीज का, राइट टू रिपेयर के अंदर राइट टू रिमेंबर होना चाहिए? देखो, रिपेयर को ना सिर्फ आप एक सर्विस मत समझो। रिपेयर करना एक कल्चर है, एक नॉलेज है। कैसे? देखो, आप हमारे देश में ना अलग अलग जगह पे देखो, जैसे दिल्ली में करोल बाग है, वहां पे अप्लायंस और मोबाइल रिपेयर करने वाले बैठे हैं, बहुत पुराने पुराने लोग। चेन्नई में रिची स्ट्रीट है, मुंबई में लेमिंगटन रोड है। ये वो जगहें हैं जो फेमस है, जहां पे सब कुछ रिपेयर होता है। अब देखो, ये जो लोग हैं ना, इन लोगों को कंपनीज ने कोई मैनुअल वगैरह नहीं दे रखा है चीजें रिपेयर करने का। नहीं, इनके पास कोई मैनुअल नहीं होता। इनका काम ये होता है रिवर्स इंजीनियरिंग, मतलब मोबाइल को देख के, अप्लायंस को देख के समझना, और इवन सुन के डायग्नोज करना, पुराने पार्ट्स रीयूज करना। तो इनकी जो नॉलेज है ना, वो है टैसिट नॉलेज। समझ रहे हो? ये नॉलेज इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से गेन की है, बार बार ट्राई करके गेन की है। इनके पास ऐसी नॉलेज है जो कहीं पे लिखी नहीं है, ऐसी नॉलेज है जो ऑब्जर्व करके और हाथ से सीखी जाती है। जैसे देखो, किसने अपने चाचा के साथ काम किया और सीखा चीजों को कैसे ठीक करना है। लेकिन देखो, अफसोस की बात यह है, ये नॉलेज ना कहीं पे लिखी नहीं हुई है, लेकिन ये कल्चर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। धीरे धीरे ये कल्चर खत्म हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट्स ऐसे ही डिजाइन हो रहे हैं जिनको रिपेयर किया ही नहीं जा सकता। जबकि देखो, ऐसे लोगों की ना रिसाइकलिंग में बहुत ज़्यादा जरूरत है। एक तो ये लोग प्रोडक्ट्स को रिसाइकल करते हैं, रीयूज करते हैं पुराने प्रोडक्ट्स को। कंपनीज जिन प्रोडक्ट्स को डेड बोल देती है, उनको भी ये यूज कर लेते हैं, उनके पार्ट्स को ये यूज कर लेते हैं। तो कई बार गरीब लोगों के लिए बहुत काम की चीजें करते हैं, ये लोग जुगाड़ कर देते हैं, जिसे हम आम भाषा में जो वर्ड हम यूज करते हैं। अब देखो, पुराने जो प्रोडक्ट्स हैं बार बार रीयूज होंगे, रिसाइकल होंगे, तो इससे इन्वायरमेंट पे कम बर्डन आएगा, इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचेगा। जॉब्स भी जनरेट होती हैं जब इन लोगों को काम मिलता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला, वो कल्चर जो है अब धीरे धीरे इरोड हो रहा है। राइटर ना कुछ रीजंस बताते हैं ये कल्चर इरोड हो रहा है, इकोसिस्टम खराब हो रहा है। एक तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया, जैसे 2023 की आई फिक्सिट ग्लोबल रिपोर्ट कहती है एशिया में जो फ़ोन बेचे गए ना, उसमें से 23% सिर्फ ऐसे हैं जो ईजिली रिपेयरेबल हैं। बाकी सोच के देखिए आप, ऑलमोस्ट 77% तो ईजिली रिपेयरेबल नहीं है। तो ये पहला पॉइंट है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अभी देखो मेरी ना सारे इवेल्युएटर्स जो हैं, जो कॉपी इवेल्युएट करते हैं, उनसे बात हो रही थी। तो स्टूडेंट्स जो आंसर लिख रहे हैं ना, आंसर काफ़ी वेग लिख देते हैं। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं। अब देखो, इस पॉइंट को आप ये लिखोगे, एक तो सिंपल इस प्रकार से आपने वेग ढंग से लिख दिया कि स्मार्टफोन्स जो हैं वो इजीली रिपेयरेबल नहीं है। एक आपने इस फैक्ट का इस्तेमाल कर दिया, अकॉर्डिंग टू 2023 आई फिक्सिट ग्लोबल रिपोर्ट ओनली 23% ऑफ स्मार्टफोन्स सोल्ड इन एशिया आर इजीली रिपेयरेबल। तो ये जो लाइन आप लिख रहे हो ना, इसका ज़्यादा वेटेज है। एग्जामिनर को लगता है कि यार जो स्टूडेंट है, एस्पायरेंट है, आंसर लिख रहा है ना, हवा हवा में नहीं लिख रहा है, मतलब सिर्फ लेमन लैंग्वेज में नहीं लिख रहा है, उसको समझ है चीज़ों की, उसने पढ़ा है। तो मैं देखता हूँ
स्टूडेंट्स की कॉपीज जब मैं पढ़ता हूँ ना तो आंसर्स काफ़ी वेग होते हैं, और एथिक्स में तो सारे सेम सेम जो एग्जाम्पल्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, सेम सेम एग्जाम्पल्स, जैसे वही सत्येंद्र नाथ दुबे का एग्जाम्पल करप्शन के बारे में लिखना हो, लाल बहादुर शास्त्री। हम देखो यार इतना ज़्यादा एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं, नए एग्जाम्पल्स आप यूज़ क्यों नहीं करते? नई नई चीज़ें आप लिखो आंसर में, क्रिएटिव होने चाहिए। पूरे एथिक्स में सेम, कई बच्चे तो 10-15 जो एग्जाम्पल्स है ना घुमा फिरा के वही लिख देते हैं। अच्छा, एक और गलती बच्चे कर रहे हैं जो मैंने आंसर कॉपीज में देखा, 4 पॉइंट लिख दिए अलग अलग, 5वां पॉइंट घुमा फिरा के वही पॉइंट लिख दिया, मतलब अलग लैंग्वेज में घुमा फिरा के वही पॉइंट लिख दिया। अरे डायमेंशन चेंज करो ना, तब पॉइंट बनेगा। सेम पॉइंट को आप घुमा फिरा के लिख रहे हो, रिपीटिशन कर रहे हो, रिडंडेंसी होती है आंसर्स में, तो एग्जामिनर को बिल्कुल पसंद नहीं आता। समझ गए? चलो, पहला पॉइंट ये हो गया। राइटर बोलते हैं क्यों रिपेयर का इकोसिस्टम खत्म हो रहा है, कि इजीली रिपेयरेबल नहीं है। दूसरा, कंज्यूमर्स की देखो आजकल ना हैबिट भी ये हो गई है, चूंकि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है, लोगों के पास थोड़ा पैसा आया है, तो लोग जल्दबाजी करते हैं नया प्रोडक्ट परचेज करने की। तीसरा, जो ये इनफॉर्मल रिपेयरर है ना, जैसे करोल बाग के, लेमिंगटन के, रिची स्ट्रीट के, इन रिपेयरर को ना कोई स्किल का सर्टिफिकेट नहीं मिला होता, कोई स्किल का सर्टिफिकेट नहीं मिला होता, तो ये भी एक रुकावट होती है, इनको फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं मिलता। फिर देखो, कई बार सरकार भी अपनी पॉलिसी में ना रिपेयर को इग्नोर कर देती है। जैसे अभी तो चलो ई वेस्ट पॉलिसी में सरकार, नई जो ई वेस्ट पॉलिसी आई है उसमें सरकार ने बोला है फॉर्मल रिसाइकलिंग करने वालों को मिनिमम पेमेंट मिलेगा, लेकिन इससे पहले 2022 में जो ई वेस्ट की पॉलिसी आई थी ना, उसमें रिपेयर पे ध्यान नहीं दिया गया था। तो कई बार पॉलिसीज में भी सरकार रिपेयर पे ध्यान नहीं देती है, जबकि जैसे मैंने आपको बताया कि रिपेयर पे ध्यान दिया जाए तो देखो फायदा ही फायदा है। इंडिया आपको पता है चाइना और यूएसए के बाद में तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा ई वेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया ने अकेले 2021-22 में, शुरुआत में जो फैक्ट आया था, अकेले 2021-22 में 1.6 मिलियन टन का जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो प्रोड्यूस किया। अब ये फैक्ट आप यूज कीजिए, 2021-22 में इंडिया ने 1.6 मिलियन टन का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस किया। रिपेयर अगर करोगे तो प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ेगी, पैसा बचेगा, इन्वायरमेंट को कम नुकसान होगा, सर्कुलर इकोनॉमी प्रोड्यूस होगी। इसके बाद राइटर ना एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करते हैं, इसी से संबंधित अनमेकिंग। अनमेकिंग कंसेप्ट के बारे में आप लिख सकते हो। अनमेकिंग का मतलब क्या होता है? अनमेकिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट को तोड़ना, समझना और दोबारा यूज करना। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक टूटा हुआ सर्किट बोर्ड है। अब ये टूटा हुआ सर्किट बोर्ड जो है ना, ये एक टीचिंग टूल बन सकता है। क्या बन सकता है? सीखने का टूल बन सकता है। एक पुराने फोन का पार्ट है, किसी को ऑनलाइन स्कूल में हेल्प कर सकता है। राइटर बोलते हैं ये जो रिपेयर करने वाले लोग होते हैं ना, इनफॉर्मल रिपेयरर, ये अनमेकिंग ही करते हैं। ये बार बार अनमेकिंग करते हैं, बार बार सीखते हैं, एक फीडबैक लूप चलता रहता है और इस प्रकार से ये लोग सीख जाते हैं। अब लास्ट में ना राइटर 3-4 सजेशन देते हैं। सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब भी कोई पॉलिसी बनाए ना, तो उसमें रिपेयरेबिलिटी फैक्टर जरूर कंसीडर करें। उसमें रिपेयरेबिलिटी फैक्टर जो है वो जरूर कंसीडर करें जब भी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कोई नई पॉलिसी बनाए, चाहे वो एआई से रिलेटेड पॉलिसी हो या फिर प्रोक्योरमेंट संबंधित पॉलिसी हो, तो इस फैक्टर को कंसीडर किया जाए। फिर देखो, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर जो है, इसको सजेशन दिया जाता है कि आप राइट टू रिपेयर जो फ्रेमवर्क है इसको एक्सपेंड करो। इस फ्रेमवर्क में यह भी कंपलसरी होना चाहिए कि प्रोडक्ट की प्रॉपर क्लासिफिकेशन करो और कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए राइट टू रिपेयर में। फिर तीसरा सजेशन देते हैं राइटर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का जो ई श्रम पोर्टल है, इस ई श्रम पोर्टल पे ना जो ये इनफॉर्मल रिपेयर करने वाले हैं ना, इनका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और इनको भी स्किल बिल्डिंग स्कीम्स और सोशल प्रोटेक्शन से जोड़ा जाए। फिर लास्ट में जो सबसे बढ़िया सजेशन दिया जाता है वो ये दिया जाता है, हम एआई के ना बड़े बड़े जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं ना उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ये रिपेयर करने वाले लोग हैं इनके एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट करने के लिए। मतलब एक डिसीजन ट्री बनाया जा सकता है, जैसे एआई की सहायता से डिसीजन ट्री बनाया जाता है ना, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस होगी उस डिसीजन ट्री में कि पहले ये खोलो, फिर ये ओपन करो, ये पार्ट ओपन करो, ये नहीं है तो ये ओपन करो। ऐसे पूरा एक ट्री होता है, पहले ये करो,
ये नहीं है तो ये करो, ये गलत निकलता है तो फिर 3 स्टेप लो, फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ो, ये पूरा ट्री बनता है। तो ऐसे डिसीजन ट्री बनाया जा सकता है, और डिसीजन ट्री बना के बड़े बड़े लैंग्वेज मॉडल्स की सहायता से जो रिपेयर करने वाले लोग हैं उनके टैसिट नॉलेज को डॉक्यूमेंट किया जा सकता है। समझ गए? तो लास्ट में कंक्लूजन में यही बोला जाता है, रिपेयर का काम देखो कोई छोटी बात नहीं है, ये हमारे देश में सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी की एक रीढ़ की हड्डी है। फेमस फिलोसफर हैं पोलनई, ये कहते हैं हमें देखो पता ज़्यादा होता है जितना कि हम बता सकते हैं। जैसे हमारे साथ होता है ना, अंदर से पता होता है लेकिन आंसर लिख नहीं पाते, तो वैसा ही होता है रिपेयर करने वाले लोगों के साथ में, अंदर नॉलेज बहुत होती है लेकिन उसे बता नहीं सकते। तो जब हम देश में रिपेयर पे ज़्यादा फोकस करें तो ऐसे जो रिपेयर करने वाले लोग हैं, इनकी जो नॉलेज है, इनका भी ध्यान में रखें और फिर पॉलिसी बनाएं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, सिविक सेंस एंड सिविलाइजेशन से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से और इवन एथिक्स से भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। सबसे पहले देखो सिविक सेंस का मतलब क्या होता है, बेसिक्स में आपको क्लियर कर देता हूं। सिविक सेंस मतलब पब्लिक जगहों पे ना रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, पब्लिक प्लेसेस पे रिस्पॉन्सिबल ढंग से बिहेव करना। जैसे देखो आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हो ताकि दूसरों को प्रॉब्लम ना हो, आप लाइन में खड़े हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन की खिड़की हो, फॉर्म भरने की लाइन हो, कहीं पर भी आप लाइन में खड़े हो, दूसरे को आप रिस्पेक्ट कर रहे हो पब्लिक प्लेसेस पे। ये सब जो आप कर रहे हो किसी कानून के डर से नहीं कर रहे हो कि हवलदार मुझे मारेगा अगर मैंने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया, या फिर मुझे चालान भरना पड़ेगा। नहीं, आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है, इस वजह से आप ये सब कर रहे हो। जैसे जापान में होता है, जापान जो देश है ना, सिविक सेंस के मामले में काफ़ी अच्छा माना जाता है। पब्लिक प्लेसेस पे वहाँ पे लोगों का जो बिहेवियर है, आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल देखोगे। इवन ट्रेन्स में, बसेस में वो अपना फ़ोन साइलेंट पे रख देते हैं ताकि दूसरों को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आप दूसरी तरफ हमारे देश में देखिए क्या हो रहा है। महाकुंभ की ना एक वीडियो वायरल हुई, महाकुंभ की वीडियो वायरल हुई। जो पुजारी हैं वो पूजा वगैरह करवा रहे हैं, पूजा खत्म होने से पहले ही होता क्या है, पूजा करके जो पूजा में यूज होने वाली सामग्री है, मटेरियल है, उसे गंगा जी में विसर्जित कर दिया जाता है, बहा दिया जाता है। लेकिन जो वीडियो वायरल हुई थी ना, उसमें हमने देखा कि अभी तो पुजारी ने पूजा कंप्लीट भी नहीं की है, विसर्जित करने से पहले ही जो लोग हैं वो छीन रहे हैं पूजा का मटेरियल। समझ रहे हो? आमतौर पे यूं होता है ना कि पूजा में यूज हुई सामग्री जो है वो गंगा जी में बहा दी जाती है, फिर आगे कोई उसे ले लेता है ताकि काम में आ जाए। लेकिन यहां पे तो महाकुंभ में जो वीडियो वायरल हुई ना, इवन पूजा खत्म होने से पहले ही जो लोग थे वो छीन रहे थे सामग्री ताकि वो यूज में ला सकें। फिर हमने ये देखा बिजनौर में ना एक शादी थी, वहां पे लोग ना लड़ गए। क्यों लड़ गए? क्योंकि ना उन्हें खाना जो था वो लेट मिला। शादी का जो फंक्शन था वो पूरी तरह से अखाड़ा बन गया क्योंकि कुछ लोगों को जो खाना था वो लेट मिला। फिर मध्य प्रदेश की एक वीडियो वायरल हुई। मध्य प्रदेश में ना इन्वेस्टमेंट के लिए एक समिट बुलाया गया था। अब वो समिट फेमस हो गया, देश भर के लोग उसमें आए थे, लेकिन फ्री बुफे के लिए ना, फ्री फूड के लिए ना, लोग प्लेटों के लिए लड़ाइयां लड़ रहे थे, एक दूसरे से छीन रहे थे प्लेट, मुझे मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट समिट काफी फेमस हो गया, लेकिन गलत कारणों की वजह से मजाक बन गया कि यार इन्वेस्टमेंट करने आए हैं लोग या फिर ये खाने के लिए लड़ने आए हैं। इवन इंटरनेशनल योगा डे पे हमने देखा, कि इस प्रकार से लोग जो है ना वो मैट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। विशाखापट्टनम की एक घटना थी, मैट्स डिस्ट्रीब्यूट होने थे जिस पे बैठ के योगा करनी थी, लेकिन लोग मैट्स के लिए ना तोड़फोड़ मचा रहे थे। योग का देखो मकसद क्या होता है, योग करने का मकसद होता है शांति, लेकिन लोग वहां पे पूरी तरह से अशांत थे। यही हुआ देखो लखनऊ में मैंगो फेस्टिवल के दौरान ना मैंगोज लगे थे स्टॉल के ऊपर दिखाने के लिए, लेकिन ना लोग वो प्रदर्शनी में जो मैंगो लगे थे ना उसको उठा के ले गए कि ये घर काम आएंगे, खाएंगे इसको आराम से बैठ के। तो मतलब कुल मिला के देखो ये कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं राइटर की हमारे देश में ना सिविक सेंस बहुत ज़्यादा वीक है। इस मामले में देखो कुछ लोग ना अफ्रीका से हमारा कंपैरिजन करते हैं। जैसे देखो हमारे देश में ट्रेन्स में वॉशरूम में जो डब्बा होता है उसको जंजीर से बांध कर रखते हैं ना, इवन अफ्रीका में भी ऐसा ही होता है। तो इस मामले में कुछ लोग हमको ना अफ्रीका से कंपेयर करते हैं,
लेकिन बाकी लोग इससे चिढ़ भी जाते हैं कि हमारा कंपैरिजन अफ्रीका से क्यों किया जा रहा है, हम तो महान सिविलाइजेशन हैं। राइटर बोलते हैं बस जब भी कुछ सीखने की बात होती है ना, तो यही बात बोल दी जाती है, वी आर ग्रेट सिविलाइजेशन। आप भारत के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? देखो, जब अपनी गलतियां को एक्नोलेज ही नहीं करोगे तो फिर सीखोगे कैसे? भारत पास्ट में महान सिविलाइजेशन रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आज हमारी सिविक सेंस कैसे है उस पर बात होनी चाहिए। कुछ लोग तो ये भी बोल देते हैं वी आर डेट ओनली, हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही हैं। लेकिन देखो, ये बोलना हम ऐसे ही हैं, भारत तो महान सिविलाइजेशन है, ऐसा करने से तो इंडिया कभी इंप्रूव नहीं कर पाएगा। ऐसा करने से तो हम अपनी कमियों पे कभी ध्यान ही नहीं देंगे। ये जो माइंडसेट है ना, बहुत ज्यादा खतरनाक है। मतलब पुरानी महानता की आड़ में आप छुप रहे हो। एक तरफ हम देखो बात करते हैं इंडिया विश्व गुरु है, इंडिया जल्द ही वर्ल्ड लीडर बनने वाला है। दूसरी तरफ देखो सिविक सेंस यहां पे ऐसी है, तो इस सिविक सेंस के साथ तो हम कभी भी ना तो विश्व गुरु बनने वाले हैं, ना ही वर्ल्ड लीडर बनने वाले हैं। क्योंकि देखो, एक देश बनता है लोगों से। जब लोग ऐसे बिहेव करेंगे तो फिर देश कैसे बिहेव करेगा? क्योंकि लोगों से ही लीडर चुने जाएंगे, लोगों से ही ब्यूरोक्रेट चुने जाएंगे, वही आगे जाके देश को चलाएंगे। समझ रहे हो? एक देश अपने आप में अलग एंटिटी नहीं है, लोगों से ही देश बनता है। राइटर ना एक मूवी का जिक्र करते हैं, स्वदेश मूवी, शाहरुख खान की आपने देखी होगी। इस फिल्म में ना जो मोहन भार्गव हैं यानी SRK हैं, ये कई मामलों में यूएसए के स्टैंडर्ड की तारीफ करते हैं, यूएसए के लिविंग स्टैंडर्ड की तारीफ करते हैं विलेज काउंसिल के सामने। तो एक बुजुर्ग जो पर्सन है ना, उस सीन में बोलते हैं शाहरुख खान के यूएस स्टैंडर्ड की तारीफ के बाद में कि हमारे पास ऐसा कुछ है जो किसी देश के पास में नहीं है, वो है संस्कार यानी वैल्यूज और परंपरा मतलब ट्रेडिशंस। लेकिन इसके जवाब में ना मोहन भार्गव यानी शाहरुख खान ये बोलते हैं, जब हम गलती करते हैं ना, तो उस गलती को छुपाने के लिए अपने संस्कारों का, अपनी वैल्यूज का डंका बजाने लगते हैं। लेकिन कई बार तो देखो, यही पुराने वैल्यूज, पुराने संस्कार और पुराने जो ट्रेडिशंस है ना, वो आज के समय में रेलेवेंट नहीं है। पुराने संस्कारों की वजह से कई पुरानी वैल्यूज की वजह से हमारे देश के लोग आपस में बट जाते हैं, एक दूसरे को अपना दुश्मन मानने लगते हैं। जैसे देखो, सबसे बढ़िया एग्जांपल है कास्ट सिस्टम। अभी भी कुछ लोग कास्ट सिस्टम में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं और इस वजह से समाज फिर टूटता है, दुश्मनी पैदा होती है। फिर राइटर ने कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे मराठी स्पीकिंग वाला एग्जांपल है। अब महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, कुछ मराठी बोलने वाले लोगों ने ना पीटा हिंदी बोलने वाले लोगों को। अब देखो, जो हिंदी बोलते हैं उनको परेशान करना, मारना, पीटना सिर्फ और सिर्फ रीजनल प्राइड के नाम पे, ये तो गलत है ना। या फिर इवन रिलीजियस प्राइड के नाम पे ऐसा करना, जैसे कई बार कुछ चुनिंदा जो कावड़िया है, कावड़ यात्रा जो करते हैं, वो भी इस प्रकार से रिलीजियस प्राइड के नाम पे कुछ गलत चीज कर देते हैं। जैसे 1-2 वीडियो वायरल हुई थी, जैसे कावड़ यात्रा करने वालों ने आर्मी वाले को पीट दिया था। तो ये गलत है। मतलब रीजनल प्राइड के नाम पे या फिर रिलीजियस प्राइड के नाम पे हुड़दंग मचाना, ये शो करता है कि कुछ लोगों में ना सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट होता है कि हम कुछ भी करें अपनी इस प्राइड के नाम पे, हमें कोई तंग करने वाला नहीं है। हम अपनी ये जो प्राइड है, चाहे लैंग्वेज की प्राइड है, रिलीजियस की प्राइड है, ये शो करेंगे दूसरे को मार पीट के, और दूसरा कुछ नहीं कर सकेगा। ये सब क्लासेस में होता है, ऐसा नहीं है गरीब लोगों में होता है। अमीर लोग भी ऐसा करते हैं, गरीब लोग भी ऐसा करते हैं, बेरोजगार लोग भी ऐसा करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी कई बार ऐसा कर देते हैं। लोगों को लगता है कि ऐसा करना हमारा हक है। समझ रहे हो? लैंग्वेज के नाम पे, रिलीजन के नाम पे ऐसा करना, दूसरों को तंग करना हमारा हक है, हमारा इंटाइटलमेंट है। जबकि देखो गलत है। आज के समय में प्रॉब्लम जानते हो कितनी ज्यादा बढ़ गई है। अब तो देखो, जैसे सोशल मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, यहां पर ना हमारी जो असली आइडेंटिटी है ना, वो छुपी रहती है। हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। इसलिए कई बार ना लोग कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी। गाली गलौज तो बहुत आम हो गया है। जैसे एक सर्वे किया गया और पाया गया कि दिल्ली में ना सबसे ज्यादा गालियों का इस्तेमाल अब होने लगा है। मूवीज, वेब सीरीज में भी इतना आम हो गया है गालियों का इस्तेमाल। आज के समय में तो सोशल मीडिया पे डीप फेक्स भी आ गए हैं। डीप फेक से 2 कम्युनिटीज को आपस में लड़वाना और
किसी की पर्सनैलिटी का असैसिनेशन करना, करेक्टर का असैसिनेशन करना, ये सब देखो बहुत आम हो गया है आज के समय में। अब टेक्नोलॉजी आ गई है ना, रूल्स बना के इन चीजों को आप नहीं रोक सकते एक लेवल से ज्यादा। तो लोगों के अंदर सिविक सेंस की भावना आए ना, तब ये चीजें रुकेंगी कि यार ये करना, लोगों के अंदर ये भावना आए कि यार ये करना गलत है, क्या ही हमें मिल जाएगा। तो ये सेंस लाना जरूरी है हमारी सिविलाइजेशन में। यहां पे देखो राइटर बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के विजन के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर ने सिविलाइजेशन की बात की थी, और सिर्फ अच्छे मैनर्स की बात उन्होंने नहीं की थी कि सिविलाइजेशन में अच्छी आदतें होनी चाहिए, अच्छे मैनर्स होने चाहिए। टैगोर जी ने ना इस चीज को धर्म से जोड़ा। किससे जोड़ा? धर्म से। लेकिन उनके अनुसार धर्म का मतलब रिलीजन नहीं था। आप बोलोगे सर धर्म का मतलब रिलीजन नहीं था तो क्या था? उन्होंने ये बोला धर्म मतलब वो प्रिंसिपल है जो हम सबको एक साथ जोड़ता है, एक साथ रखता है। समझ गए? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सिविलाइजेशन को धर्म से जोड़ा, और उनका धर्म रिलीजन नहीं था, हिंदू धर्म, इस्लाम नहीं। उनका मतलब था धर्म मतलब प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल्स जो पूरी सिविलाइजेशन को आपस में जोड़ते हैं। धर्म मतलब वो प्रिंसिपल्स जो बेस्ट वेलफेयर के लिए हैं। धर्म मतलब वो प्रिंसिपल्स जिनसे एक सिविलाइजेशन हेल्दी सिविलाइजेशन बनती है। क्या बनती है? हेल्दी सिविलाइजेशन। धर्म मतलब वो प्रिंसिपल्स जो सबको ना एक रिदम में रखता है। धर्म मतलब वो प्रिंसिपल्स जो सबको एक धागे में पिरोता है, सबको एक रिदम में रखता है। धर्म मतलब ऐसे प्रिंसिपल्स जो सभी लोगों के बीच एक रिश्ता बनाते हैं। लेकिन देखो आज ना वो रिदम टूट रहा है, वो रिश्ता जो है सिविलाइजेशन के लोगों के बीच टूट रहा है। आज सभ्य और सभ्यता के बीच का गैप बढ़ रहा है। सिविलाइजेशन तो महान है लेकिन लोग सभ्य नहीं है, तो दोनों के बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे तो देखो हमारा समाज टूट जाएगा अगर फिर से लोगों के बीच में वो रिदम नहीं होगी, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट नहीं होगी। जब देखो लोग सभ्य रहेंगे ना, लोग अच्छे ढंग से बिहेव करेंगे पब्लिक प्लेसेस पे, तभी हमारी सभ्यता बच सकेगी। अदरवाइज तो सिर्फ कहने की बात रहेगी कि हमारी सिविलाइजेशन महान है। कुछ महान नहीं है। जब लोग ही सभ्य नहीं है तो कैसे हम अपनी सिविलाइजेशन को महान बोल सकेंगे? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया में डेमोक्रेसी की शुरुआत से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 2 से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इवन ऐसे वगैरह भी आपको जब लिखना होता है ना डेमोक्रेसी के ऊपर, तो उसके लिए भी आज का जो ये आर्टिकल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कंटेस्ट है? 27 जुलाई 2025 इस दिन ना प्रधानमंत्री मोदी गंगाईकोंडा चोलापुरम गए थे। हमने इससे संबंधित एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था। ये जो है गंगाईकोंडा चोलापुरम, ये तमिलनाडु का एक एंशियंट टाउन है। वहां पे ना उन्होंने एक लाइन बोली। उन्होंने ये बोला कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो मैग्ना कार्टा से भी पहले की है। इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो मैग्ना कार्टा से भी पहले की है। आप बोलोगे सर ये मैग्ना कार्टा क्या होता है? ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने तो पढ़ा होगा लेकिन फिर भी बता देता हूँ। 1215 में ना इंग्लैंड में एक डॉक्यूमेंट आया। ये एक इंग्लिश डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट के आने के बाद में ना किंग की जो पावर थी ना उनको लिमिट कर दिया गया। पहले तो किंग अंधाधुंध निरंकुश ढंग से काम करता था, कुछ भी कर लेता था। मैं राजा हूं मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन 1215 में ये डॉक्यूमेंट आया तो किंग की पावर पे लगाम लगा दी गई, लोगों को अधिकार मिले। तो यूरोप के लिए डेमोक्रेसी की शुरुआत हो गई थी इस मैग्ना कार्टा डॉक्यूमेंट आने के बाद में। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह बोला कि हमारे यहां पे तो जो डेमोक्रेसी है वो मैग्ना कार्टा के डॉक्यूमेंट के आने से भी पहले की है। तो राइटर बोलते हैं सिर्फ ये देखो बोलने के लिए नहीं बोल दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, ये बात सच भी है। ये बात सबूतों से कंफर्म भी होती है। इतिहास हम पढ़ेंगे तो ये बात कंफर्म होती है। जैसे देखो चोलास की बात है। जो चोला एम्पायर था ना, वहां पे बैलेट पोर्ट का इस्तेमाल होता था। बैलेट पोर्ट का क्या सिस्टम था वो भी मैं आपको बताऊंगा। बैलेट पोर्ट का इस्तेमाल होता था मैग्ना कार्टा से काफी पहले। मतलब हमारे यहां पे वोटिंग सिस्टम काफी पुराना था। इसके सबूत मिले हैं तमिलनाडु में ना एक डिस्ट्रिक्ट है कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट। तो कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है उथिरामेरूर विलेज।
नाम क्या है, उथिरा मेरूर। तो इस विलेज में हमें सबूत मिले हैं, वहां पे मॉडर्न डेमोक्रेसी जैसा सिस्टम था। प्रधानमंत्री मोदी ने ये स्टेटमेंट जो दी ना कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी मैग्ना कार्टा से भी पुराना है, देखो उनका मकसद था देश के लोगों में ना प्राइड जगाना कि हमारे यहाँ पे जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, किसी से बोरोड नहीं है, हमने उधार नहीं ली है, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी काफी पहले से थी। अब बोलोगे सर अभी तो हमने थोड़ी देर पहले तो आर्टिकल डिस्कस किया कि सिविलाइजेशन को महान महान बोल के हम सिविक सेंस हमारे अंदर है नहीं। देखो जो बात सही है वो सही है, डेमोक्रेसी पुरानी है तो है, सिविक सेंस ठीक करनी है तो है, सीधी सी बात है। राइटर बोलते हैं इंडिया में डेमोक्रेसी का जो आइडिया ना बहुत पुराना है। इवन 5th सेंचुरी BC में ना छोटी छोटी कम्युनिटीज में, विलेजेस में, ट्राइबल ग्रुप्स में हर जगह डिस्कशंस होती थी। डिसीजन मेकिंग देखो सबके बीच होता था, और उस समय ना पार्टिसिपेशन का क्या था, कल्चर था, पार्टिसिपेशन का कल्चर था। इवन कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है ना, उसमें भी समगा और गना टाइप के ग्रुप्स का जिक्र है। समगास और समगास मतलब लोकल यूनियन, तो इन ग्रुप्स का जिक्र है, समझ गए। समगा मतलब लोकल यूनियन या फिर संगठन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि स्टेट देखो ज्यादा एफिशिएंट तब होता है जब लोकल बॉडीज जो हैं वो चीजों को मैनेज करते हैं, लोकल यूनियंस के थ्रू चीजें मैनेज होती हैं, तब स्टेट जो है वो ज्यादा एफिशिएंट होकर काम करता है, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन देखो वही आइडिया है जो आज हमारे देश में पंचायती राज के फॉर्म में है, लेकिन सोच के देखो आइडिया कितना पुराना है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका जिक्र है। और जो एंशिएंट इंडिया में जब इलेक्शंस वगैरह होते थे ना, उस समय रूल काफी इंटरेस्टिंग थे। जैसे प्रॉपर्टी और एजुकेशन इंपॉर्टेंट था, कैंडिडेट के पास में लैंड होना चाहिए था जो इलेक्शन लड़ रहा है, लोकल इलेक्शन, और ऐसा होना चाहिए कि वो उस लैंड की सहायता से सरकार को टैक्स दे रहा है, मतलब जो भी वहां पे रूलर था उसको टैक्स दे रहा है। एज लिमिट 70 के पार भी अलाउड थी। अगर कोई करप्ट था या टेंटेड था तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता था, मतलब किसी के करेक्टर में कोई प्रॉब्लम है तो उसके क्लोज रिलेटिव्स को भी फिर इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता था। मतलब रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे उस समय इलेक्शंस के लिए। फिर राइटर एविडेंस देते हैं, चलो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तो ये चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन रियल एविडेंस मिलते हैं। एक ना टेंपल है, टेंपल का नाम क्या है, वाईकुंठा पेरुमल टेंपल। ये कहां पे है, वाईकुंठा पेरुमल टेंपल ना ये तमिलनाडु के कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट के उथिरा मेरूर विलेज में है। टेंपल का नाम क्या है, वाईकुंठा पेरुमल टेंपल। अब यहां पे ना 920 AD के अराउंड ना हमें एक इंस्क्रिप्शन मिलता है। उस समय रूल किसका था, उस समय रूल था प्राण काटा चोला, प्राण टाका है, प्राण टाका चोला का रूल था। तो उस समय जो इंस्क्रिप्शन मिलता है ना, उस इंस्क्रिप्शन में इतनी ज्यादा डिटेल्स हैं, डेमोक्रेसी से रिलेटेड सब कुछ बताया गया है, जैसे कैसे वार्ड्स बनेंगे, कौन इलेक्शन लड़ सकता है, कौन डिस्क्वालीफाइड है, कैसे वोटिंग होगा, कमेटीज कैसे बनेंगी, कमेटी बनेंगी तो उनके फंक्शंस क्या होंगे, उनको रिमूव करना है तो उनको रिमूव कैसे किया जा सकता है। तो जितनी डिटेल्स इंस्क्रिप्शन में मिली है ना, वो तो एक प्रकार से देखो संविधान के जैसा है। इवन विलेजर्स के पास में ना राइट टू रिकॉल भी था, अगर कोई मेंबर ड्यूटी नहीं परफॉर्म करता है तो उसे रिमूव किया जा सकता था। इतना बढ़िया सिस्टम था उस समय, इसके सबूत हमें मिले हैं। और इलेक्शन फाइनली होता कैसे था, देखो इलेक्शन होता था एक सिस्टम की सहायता से जिसका नाम था कूड़ा वोलई सिस्टम। कूड़ा वोलई सिस्टम, ये देखो कूड़ा वोलई सिस्टम, या फिर इसको बैलेट पोट सिस्टम भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता था, एक पोट का इस्तेमाल होता था। अब जो पाम लीव्स होते हैं ना, पाम लीव्स के ऊपर ना इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट का नाम लिख दिया जाता था। जैसे 10 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हर एक पत्ते पे ना उस कैंडिडेट का नाम लिख दिया जाता था जो इलेक्शन लड़ रहा है। तो 10 कैंडिडेट हैं तो 10 पत्तों पे नाम लिख के इस पोट के अंदर डाल दिए। अब एक छोटे बच्चे को बुलाया गया जो किसी भी प्रकार से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं था, न्यूट्रल था। उस छोटे बच्चे को बोला जाता था कि एक पोट में से आप एक पत्ता उठा लीजिए, और पत्ते पे जिसका नाम होता ना उसे चुन लिया जाता। समझ रहे हो, तो 100% ट्रांसपेरेंसी। लेकिन एक साल के लिए उस कैंडिडेट को चुना जाता था और अगले साल फिर से इलेक्शन इसी कूड़ा वोलई सिस्टम से, यानी बैलेट पोट सिस्टम से। और
रूल्स काफी कमाल के, जैसे कैंडिडेट की एज जो है 35 से 70 के बीच में होनी चाहिए और उसके पास में लैंड होना चाहिए, उस लैंड पे उसका घर होना चाहिए जो उसके पास में है, और कैंडिडेट को जो पवित्र टेक्स्ट है ना, रिलीजियस टेक्स्ट है, उनका ज्ञान होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर का पता होना चाहिए। तो इतनी स्ट्रिक्ट क्वालिफिकेशन, और वो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे जो अपने कर्ज पे डिफॉल्ट कर गया हो, जिसने अपना कर्ज ना चुकाया हो, जो शराब पीता है, अल्कोहलिक है, या फिर जिसका करेक्टर खराब है, मोरली जो इम्प्योर है, पहले के अकाउंट्स उसने सबमिट नहीं किए हैं, तो ऐसे लोग फिर डिस्क्वालीफाई हो जाते थे। इवन ऐसे लोगों के रिलेटिव्स भी डिस्क्वालीफाई हो जाते थे, क्योंकि मकसद था ऐसे लोगों को पब्लिक लाइफ से दूर रखा जाए। और अगर कोई पर्सन, मतलब यह भी लिखा गया है इंस्क्रिप्शन में, अगर कोई पर्सन बिल्कुल धोखाधड़ी कर देता है, करप्शन कर देता है, या फिर अपनी ड्यूटी को नेग्लेक्ट कर देता है, तो ऐसे लोगों को फिर ना 1 साल से पहले ही रिमूव करने का प्रोविजन था। और फिर कंडीशन ये थी कि वो अगले इलेक्शन में भी नहीं खड़े हो सकेंगे। कभी कभार तो 7 जनरेशंस तक की पनिशमेंट दी जाती थी कि आपके 7 पुश्ते जो हैं, आने वाली जनरेशन, वो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, वो भी पब्लिक लाइफ से दूर रहेंगे। तो आज की पॉलिटिक्स से आप कंपेयर करो, आज कन्विक्टेड लोग हैं फिर से वापस आ जाते हैं। हमारे जो चुने हुए सांसद हैं उनमें से 50% से ज्यादा ऐसे हैं जो कन्विक्ट हैं, या फिर मतलब जिनके ऊपर केस चल रहे हैं। अब देखो, एक अच्छी चीज आपको बताऊं, मुझे डेटा याद नहीं था कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ केस चल रहे हैं, लेकिन मुझे इतना याद था 50% से ज्यादा है फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने ना क्या किया, मोर देन 50% बोल दिया, मोर देन हाफ बोल दिया। तो आप बिना ऐसे डाटा का इस्तेमाल कर सकते हो आंसर्स में। आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं पता ना, अंदाजा है, तो आप बेशक आप फैक्चुअल गलती करने के बजाय ना आप अंदाजे से लिख लो। जैसे आपको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर में ना लेस देन हाफ जो लोग हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, आपको ये याद नहीं है 44% है, 46% है, तो गलत लिखने के बजाय ना यूं लिख दो लेस देन हाफ, तो आप फैक्चुअली गलत भी नहीं हो गए और आपने डेटा इंक्लूड भी कर लिया। तो ऐसे आप कर लो। तो क्या सीख मिलती है हमें इससे? देखो, हमें ये सीख मिलती है कि चोला के जो गांव थे, चोला एम्पायर के दौरान गांव रिपब्लिक थे, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं थी, रियल अकाउंटेबिलिटी थी। डेमोक्रेसी का एसेंस था, ट्रांसपेरेंसी, एलिजिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, सब था। आज आप कंपेयर करोगे ना, मतलब देखो, ये आज आप कंपेयर करोगे तो आज भी इतनी अच्छी चीजें हमारे यहां पे नहीं है, जैसे राइट टू रिकॉल नहीं है। तो हमें देखो, हमारी देश की डेमोक्रेसी को ना ब्रिटिश और अमेरिकन डेमोक्रेसी से फायदा हुआ है, लेकिन हमारी जो डेमोक्रेसी है 1947 से या फिर 1919 से स्टार्ट नहीं हुई है। हमारी डेमोक्रेसी बहुत पुरानी है। वैशाली जो है वर्ल्ड का पहला रिपब्लिक था। और अभी जो हमने ये इंस्क्रिप्शन की बात की, उथिरामेरूर के इंस्क्रिप्शन में तो बिल्कुल प्रूफ है, समझ गए, प्रूफ है। तो ये चीज आप इस्तेमाल कर सकते हो आंसर्स में भी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। क्योंकि देखो, सैटरडे को रजनीकांत सर ने डिस्कशन किया था, तो समरी फिर मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूं, फाइल आपके साथ में शेयर हो ही जाएगी वेबसाइट पे। लास्ट में क्वेश्चन दे देता हूं आपको। एक छोटा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, 10 मार्क्स का। राइट टू रिमेंबर एंड राइट टू रिपेयर आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। 150 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।